द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रमेश बख्शी की लिखी कहानी कोई और। उठते समय ये लग गया था कि आज की शाम मैंने उसके घर आकर चौपट कर ली है। मैंने जब पहली बार ही कहा अच्छा चलूं, तो उसका पति उठ खड़ा हुआ, बोला ठीक है साहब, खुशी हुई आपसे मिलकर। वह ये कहकर दूसरे कमरे में चला गया। मुझे ये लग गया कि अपने पति का ये सूखा व्यवहार उसे भी अच्छा नहीं लगा है, लेकिन ना कुछ किया जा सकता था, ना कुछ बोला ही जा सकता था। वह फिर भी बोली, थोड़ी देर और बैठते? नहीं नहीं, मैं अब चलूँगा, मुझे कुछ दोस्तों से और मिलना है। तो मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? देखिए, उस दिन आपने प्रॉमिस किया था कि मुझे पेंटिंग सिखाएंगे। उस बात को आप भूलेंगे नहीं। अगली बार जब आएंगे तभी हम धूमिल के यहाँ चले चलेंगे और रंग खरीद लाएंगे। वह मेरे पास बैठी थी और खूब प्रसन्न मन से बात कर रही थी। मैं तो ऑयल पर ही काम सीखना चाहती हूँ। खूब बड़ा कैनवास खरीदवा दीजिएगा मुझे, तो मैं एक बहुत बड़ा पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। मैं उठ खड़ा था क्योंकि पास के कमरे में उसका पति टहल रहा था और मुझे लगा उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया है। दरवाजे पर जब हम पहुंचे तो उसका पति भी पीछे पीछे आ गया। शायद वे देखना चाहता था कि विदा होते समय हम क्या बोलते हैं, लेकिन वह भी कम नहीं थी। बोली, आप कपड़े बदलिए, तब तक मैं इन्हें लॉन तक छोड़ देती हूँ। पति ने कुछ कहा नहीं, लेकिन चुप रहा। मैंने नमस्कार किया तो उसने भी नमस्कार कर लिया और फिर अंदर चला गया। लॉन तक जाकर मैंने कहा, अब आप जाइए, मैं चला जाऊँगा। लेकिन जाएंगे कैसे? बस मिलेगी क्या इस समय? मैं देख लूँगा, बस ना मिली तो स्कूटर ले लूँगा। लेकिन आप जाएंगे जरूर। मैं जानती हूँ कि आज आप बोर हो गए होंगे। इनका स्वभाव खास मनहूस है। नहीं तो मुझे तो खुशी हुई उनसे मिलकर। 3-4 बार आया, लेकिन वे कभी घर थे ही नहीं। आज ही तो मिले हैं। मैंने शालीनता से कहा और आगे बढ़ गया। मैंने घूमकर देखा कि दूर, बहुत दूर आ जाने पर उसने लॉन की फटकी बंद की, यानी वह मुझे दूर तक जाता हुआ देखती रही थी। मैं आगे बढ़ बस स्टॉप पर खड़ा हो गया और इत्मीनान से सिगरेट जला ली। मेरे सामने उसके पति का चेहरा बार बार आ जा रहा था। वह अफसर किस्म का आदमी लग रहा था। सिर पर कुछ गंजा है और तितली किस्म की मूछें रखे हैं। जब वह कुछ बोलता था तो नाक के साथ वह तितली भी हरकत करती थी। मैं इसके घर कई बार आया हूँ, लेकिन हमेशा वह अकेली ही मिली। पहली ही बार में मुझसे खूब खुलकर बात की और वह कह बैठी कि एग्जीबिशन में जो लास्ट लव शीर्षक का चित्र था वह उसे बेहद अच्छा लगा है। मैंने कह दिया कि आप ले लीजिए, तो उसने आग्रह किया कि अगली बार मैं वह चित्र उसके घर पहुंचा दूं। बात यह है कि उसने मेरी इतनी प्रशंसा की है कि मुझे लगा अब चित्र दे देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं रविवार को ही चित्र लेकर आया था। उस दिन भी इसका पति था ही नहीं। उसने बतलाया था वे दौरे पर गए हैं और कल लौटेंगे। उसने ही पूछा था कि इस चित्र को कहाँ लगाया जाए। फिर खुद ही बोली थी कि बेडरूम की दीवार खासी चौड़ी है। वाकई वह दीवार मुझे अच्छी लगी। मैंने खुद कील गाड़कर चित्र लगा दिया था, तो वे सामने बेड पर ही बैठकर एकटक उस चित्र को देखती रही थी। बोली, यहाँ पास आइए और अपनी तस्वीर की बारीकी मुझे समझाइए। मैं संकोच से दूर ही खड़ा रहा। आखिर उसके बेड पर कैसे बैठता, और आसपास कोई कुर्सी स्टूल था ही नहीं। मेरा संकोच वह समझ गई और बोली, अरे आइए ना, आप भी अजीब संकोची हैं, यहाँ आइए ना। मैं बेड के कोने पर बैठ गया तो वे मेरे पास सरक आई। देखिए, मैं जो समझी हूँ वे पहले बता दूँ? हाँ हाँ, बतलाइए। शीर्षक से कुछ अंदाजा तो लग ही जाता है, लेकिन अगर शीर्षक नहीं होता तो भी मतलब साफ था। अपने वे सारे रंगीन फल और तैरते हुए रंग और संगीत की लहरें बनाई थी। शायद बनाई नहीं थी, लेकिन आपके मन में वे सब था जो प्रेम के समय अमूमन हुआ करता है। फिर आपने एक आंधी पैदा कर दी। आंधी के कारण फूल टूटकर झरकर बिखर गए।
रंगों का तैरना ज्वार बन गया और संगीत की लहरें दीवारों से, छतों से सिर फोड़ने लगी। प्रेम कैसे उजड़ता है यह दिख रहा है। संगीत जैसे महल की तरह था और वह खंडर के रूप में उदास हो गया है। वह चुप हुई और चित्र की तरफ खूब प्रशंसा के भाव से देखने लगी। मैं खुद भी इतना अच्छा विश्लेषण नहीं कर पाता जितना अच्छा विश्लेषण आपने किया है। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो वह मेरी आंखों पर रुक गई। यही तस्वीर आपकी आंखों में भी है। सच कहूं, इन बिखरे हुए बालों के बीच में आपकी आंखें खूब चमकती हैं। वे बोलती ही गई थी और मैं पिघलता गया था। वे प्रशंसा मुझे उन्नत कर देने वाली लगी थी। कभी किसी ने ऐसी मेरी तारीफ नहीं की थी। दिल्ली में कलाकार के सामने इतनी कठिन प्रतियोगिता रहती है कि वह टिक नहीं पाता। मैंने किसी तरह चंदा करके अपना वन मैन किया था और वही इससे पहचान हुई थी। इसने पता मांगा था तो मैंने दे दिया था। उसके 4 दिन बाद ही एक पत्र मिला था कि मैं उससे मिलूं। कनॉट प्लेस से पचकुइया बहुत नज़दीक है, सो उसके घर चला गया था। उस शाम भी इसका पति घर नहीं था। पहली बार में ही मुझे इसके कारण खूब अपनापा लगा था। बोली थी, ये जो लेखक होते हैं ना, उनका दर्द वैसा का वैसा ही कह दिया जा सकता है, लेकिन चित्रकार का दर्द कुछ और ही होता है। अगर ये लुटता है तो पूरे बाग को रुलाता है। अगर वे उदास होता है तो सारे आकाश को काला कर देता है। अगर उस पर कोई संकट आता है तो वे सारी दुनिया में तूफान पैदा कर देता है। मैं बहुत प्रभावित हुआ था उसके वाक्यों से। फिर उसने पानी गर्म किया और प्याले में खूब घोट घोट कर मेरे लिए झाग वाली कॉफ़ी बनाई थी। खाने के लिए सैंडविचेस थे। मैंने खाने को मना किया तो वे एक टुकड़ा हाथ में लेकर मेरे मुंह के पास आ गई। उसके हाथ से मैंने जब टुकड़ा ले लिया तो जाना कि वे दूधिया रंग की कलाई भर चूड़ियाँ पहनी थी। सब कुछ दूधिया था उसके शरीर पर, यहाँ तक कि वे माथे पर जो बिंदी लगाई थी वह भी उसी रंग की थी। साड़ी पर सुनहरी किनार थी और वह मुस्कुराते समय बोहें ऊंचा करके नीचे की तरफ देखती थी। इतनी खाली थी उसकी आंखें, जैसे दूर तक बियाबान हो। एक बार कुछ बोलते हुए उसने छत की तरफ देखा था। मुझे लगा था किसी ने मुट्ठी में समुद्र को बांध लिया हो। पुतलियां ऊपर और बोहें नीचे, जैसे कोई चीज सिकुड़ती जा रही है। मैं बोला था, आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं। मुझे इनमें समुद्र और रेगिस्तान सब कुछ दिख रहा है। वह मुस्कुराई और उसने सिर नीचे ही झुका लिया। फिर सिर उठाकर बोली, और अब? उसने दोनों पुतलियों को नाक की तरफ खींच लिया था और उन्हें महंगा बना लिया था। मैं हंस दिया। अरे, आप तो खासी कलाकार हैं। मैं आंखों को ऐसा नहीं कर सकता। अब भी आंखें सुंदर हैं। वह वैसी ही आंखों से बोली जैसे किसी ने पानी में कांटा डाल दिया हो और 2 मछलियां एक साथ फंस गई हो। वह हंसती। ओश्र उसने आंखों को फिर ढीला छोड़कर ठीक कर लिया। तो लीजिए, छोड़ दिया मछलियों को। उस कसरत से उसकी आंखों में लाली तैराई थी और ऐसा लगने लगा जैसे दूर तक रेगिस्तान है और सूरज डूब रहा है। मैं मुग्ध उसकी तरफ देखता ही रह गया। सच कहूँ, उसकी आंखों पर से मेरी आंखें हटती ही नहीं। मैंने मन में तय किया था कि मोनालिसा की मुस्कान अगर लियोनार्डो ने चित्रित की है तो मैं उसकी आंखें बनाऊंगा। ऐसी आंखें कि वे विश्वविख्यात मुस्कान उसके सामने पानी भरे। सहसा एक कार के सामने आ रुकने से मैं चौंक गया। हॉर्न बजा तो मुझे लगा कि कार मेरे लिए ही रुकी थी। आगे जाकर देखा तो पाया कि उसका पति है। दरवाज़ा उड़ेलता वह बोला, अरे, अब तक नहीं मिली बस। आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। मैं कह नहीं पाया कि इस कृपा की कोई ज़रूरत नहीं है और अंदर जा बैठा। कार बढ़ाते हुए उसने कहा, मैं तो समझा था आप चले गए होंगे। मुझे बाहर जाना था तो सोचा कि आपको छोड़ दूँ। मैंने केवल उसकी तरफ देखा था।
क्योंकि जब तक इसके घर में बैठा था इसका व्यवहार डरावना था। मैं यूं ही अपराधी महसूस कर रहा था क्योंकि इसकी पत्नी मेरी तारीफ किए जा रही थी। ये यहाँ तक कर गया कि जब उसने मेरा परिचय कराते कहा कि ये बहुत बड़े चित्रकार हैं, तो ये मुझसे हाथ मिलाए बगैर ही एक अखबार लेकर सामने बैठ गया। मैंने सरासर अपमानित अनुभव किया था। शायद गलती मेरी ही थी क्योंकि आज यहाँ आने का तय था ही नहीं। मैं बहुत बोर हो रहा था। शाम को इधर उधर कॉफ़ी पीते और ये सोचकर इनके घर आ गया था कि जरा शुगल रहेगा। मेरे मन की ही यह बात कि मुझे प्रशंसा अच्छी लगती है और यहाँ की प्रशंसा एक औरत की प्रशंसा थी, सुंदर आंखों वाली औरत की प्रशंसा। अगर ठीक समझें तो एक प्याला कॉफ़ी पी लें। उसने कार एक तरफ लगा दी। मैंने अभी ही पी थी कॉफ़ी। मैंने मना करना चाहा। ये सहज इनकार था क्योंकि मैं इनके घर जब गया तब ये दोनों खाना खा रहे थे। शायद मैनर्स में मेरी गलती हो गई कि अंदर जाकर मैं सोफे पर बैठने की बजाय सीधे डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा और बेतकल्लुफ़ी से बोला, आप लोग बड़ी जल्दी खाना खा लेते हैं। जहाँ मेरे वाक्यों को सुनकर इसकी पत्नी को गुदगुदी लग गई। यह मनुष्य मेरी तरफ देखकर इतना ही बोला था, जी। इतने फूहड़ ढंग से जी बोला था जैसे कह रहा हो, खाना जल्दी खा लेते हैं लेकिन खाना खाते समय मूर्खों की तरह किसी के घर नहीं जाते। मैनर्स की गलती समझकर मैं उठ भी गया था और सोफे की तरफ जा रहा था कि इसकी पत्नी जिद पर आ गई। नहीं, आप यहीं बैठेंगे और खाना खाने जाना है। लेकिन यहीं बैठिए, कॉफ़ी मंगवाती हूँ अभी आपके लिए। यहाँ इन्हें तकलीफ होगी, इन्हें ड्राइंग रूम में ही बैठने दो। यही व्यक्ति बोला था और मैं उठकर सोफे पर जा बैठा था। यहाँ तक कि मैंने जब कॉफ़ी का घूंट भरा तो इसने डकार भी ली थी। घर की तुलना में इसका व्यवहार अच्छा लगा। कॉफ़ी हाउस में ये मुझे ले गया। बोला, क्या खाएंगे? खाने को कुछ नहीं चाहिए। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? कला से मुझे भी प्यार है। हुआ यह है कि बिजनेस में फंस जाने से मुझे वक्त ही नहीं मिलता। सोचिए आप ही, आखिर घर का 2-2.5 हज़ार का खर्च कैसे निकले। मुझे वे व्यक्ति सहसा सहन करने योग्य लगने लगा। मैं बोला, वाकई पैसे का अपनी जगह महत्व है। एक बात कहूँ, वे क्रीम वाली कॉफ़ी का ऑर्डर देकर बोला, कभी पैसे को लेकर आप परेशान ना होइए। यह मत सोचिए कि मेरे पास पैसा है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। सच तो यह है कि मेरे मन में कलाकारों के प्रति बड़ा सम्मान है और उनकी भिखारियों जैसी हालत देखकर बड़ा दुख होता है। धन्यवाद, मैं अपने सम्मान से बोला था। वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं। वह मुस्कुरा दिया। वैसे खुशनसीब आप ही लोग हैं। हम लोग संपन्न भले ही माने जाएं, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल वीरान है। मुझे उसका ये वाक्य बहुत नाटकीय लगा क्योंकि वह सांसें छोड़कर बोला, पहले तो मैंने सोचा था कि आपसे पहली मुलाकात में कुछ ना कहूँ, लेकिन जैसे ही वे लॉन तक छोड़कर आई मुझे आप तक आने का निर्णय लेना पड़ा। मैं उसके इस वाक्य को ठीक से समझ नहीं पाया तो जिज्ञासा से बोला, जी। जानते हैं वे कमरे से आकर क्या बोली मुझसे? वे जरा रुका और मुझे आशंकित देखकर बोला, उसने कहा कि उस आदमी का आपने अपमान किया है। आप ही बताइए कि क्या मैंने आपका अपमान किया था? यह मैं मानता हूँ कि दिन भर मर खपकर लौटा हूँ तो बहुत स्थिर हो जाता हूँ और यही हुआ आज भी मेरे साथ। शायद आपको भी लगा हो कि मैं मनहूस आदमी हूँ। जी, मुझे नहीं लगा ऐसा और ये उनकी गलती है जो आपसे ऐसा कहा। वैसे आज मैं आने वाला भी नहीं था, लेकिन मैं कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ आपसे। वह कॉफ़ी ढालता बोला, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आप घर कितनी बार आए हैं। आपका चित्र बेडरूम में जब टंगा देखा तो पूछा था मैंने उससे। तभी उसने आपका नाम बतलाया और कहा कि आपसे लिया है उसने वह चित्र। हाँ, उन्हें वह चित्र पसंद आया था। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, वह बोला, लेकिन आप ही सोचिए, प्यारी चीज़ें ड्राइंग रूम में लगती हैं या बेडरूम में? आप ही बतलाइए कि कोई पति पत्नी कभी किसी को बेडरूम में घुसने भी देते हैं? वो मैं कहने ही वाला था, उस चित्र को बेडरूम में लगाने का दोष मेरा नहीं है।
वे वहाँ उसके कहने से मैंने लगाया था। मैंने बोलना सहसा मैंने रोक लिया, क्योंकि यह लगा कि यदि यह मुझे उसके बेड पर बैठा हुआ देख लेता तब तो जान ही लेता। आप परेशान ना होइए, ना ही आपको परेशान करने के लिए यह कहा गया है। मैं तो आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ, लेकिन यह तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि आप डिस्टर्ब हुए हैं। मुझे खुशी है कि आप मेरी परेशानी को समझ पाए हैं। वैसे कोई नहीं समझ पाता है, रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है, आदमी को किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। लेकिन आपका घर तो खासा सुंदर है, साथ ही इतनी सुंदर पत्नी। उसने एक घूंट लिया और बोला, हाँ, ये सभी कहते हैं। कई लोगों से मैं यह सुन चुका हूँ कि मेरी पत्नी की आंखें बड़ी सुंदर है। जी, यही मैं भी कहना चाहता था कि उनकी आंखों में जादू है। तो क्या इस जादू ने ही आपको भी मारा है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं प्याला हाथ में लेकर उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी मूंछ वाली तितली जरा देर को कांपने लगी थी। उसने क्रोध से आखिरी घूंट भरा और हंस दिया। मुझे इसी बात का संदेह था। मैं चुप उसके सामने बैठा रहा। मेरे प्याले में कॉफ़ी थी, लेकिन मैं उसे पी नहीं पा रहा था। सहसा यह लगा कि कोई गलत वाक्य मैंने बोल दिया है। देखिए, आपके मन में परेशानी आ गई है, और ये परेशानी आना स्वाभाविक है। आप अविवाहित हैं, सो जान नहीं सकते इस बात को, लेकिन किसी को कैसा लगता होगा कि उसकी ही पत्नी अपने पति पर ध्यान नहीं देती, और उसके पति को ये एहसास बार बार होता है। वे इस घर के बोझ को ढोने वाला बैल है। उसने सिगरेट जला ली। मुझसे नहीं कहा कि सिगरेट ले लूं, लेकिन सिगरेट जलाकर डिबिया मेरी ओर खिसका दी। उसे चुप देखकर मैं चौंक गया। कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई थी उस औरत से मिलने में कि जिस कारण मैं अपराध महसूस करता, क्योंकि ये स्पष्ट था कि वह विवाहित है और मेरी प्रशंसा कर सकती है। जैसे कवारी लड़की से मिलते समय उसे छू लेने या उसे छीन लेने की तबीयत होती है, वैसी कोई तबीयत उस औरत के लिए नहीं हुई थी। वे आँख वाली घटना जिस दिन हुई, उस रात में सो नहीं पाया था, क्योंकि बार बार 2 मछलियाँ सामने आ जाती थीं। मैंने अपने आप से कहा भी था कि उस औरत के प्रति अगर कोई और विचार मन में आया तो तुम बेहद नीच आदमी साबित हो जाओगे। यह मैं अपने आप की साक्षी से कह सकता हूँ कि उसी रात मैंने एक कैनवास पर कांटे में फंसी हुई 2 मछलियाँ बनाना शुरू किया। लेकिन मैं उसकी आंखों के माध्यम से अपने मन के अंदर की तड़प बनाना चाहता था। यह शुद्ध सात्विक भावना थी। शायद इसका पति उस चित्र को देखे तो कह देगा कि उतर आए अपनी औकात पर। यह सब सोचते मैं कॉफ़ी का आखिरी घूंट पीते हुए यह निर्णय ले पाया कि इसके मन के भ्रम दूर कर दूंगा। मैं नहीं जानता कि आपका विवाहित जीवन कैसा है, वह मैं खुद बतलाए देता हूँ। मुझे आप पहले ये आश्वासन दीजिए कि मैं जो भी कहूँ समस्या को सुलझाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए आप बुरा नहीं मानेंगे। आप कलाकार हैं और कहीं भी आपको चोट मैं पहुँचाना नहीं चाहता। उसकी आप चिंता मत कीजिए, आप खुलकर बोलिए। मुझे तो दुख है कि मेरे कारण आप लोगों के जीवन में तनाव पैदा हुआ। तनाव तो पहले से ही था। नाक से धुआं छोड़ा तो उसकी मूंछों वाली तितली हिलने लगी। शादी को कोई 2 बरस हुए हैं और ये आप देख चुके हैं कि वह कला की बड़ी शौकीन है। मैं उसकी तुलना में रूखा आदमी हूँ। आपकी प्रदर्शनी मैंने देखी होती तो केवल प्रशंसा करके रह जाता, आपको घर नहीं बुलाता, उसकी मैं ज़रूरत भी नहीं समझता, और अगर आपकी जगह मैं होता तो किसी के बुलाने पर घर जाता भी नहीं। लेकिन उन्होंने खुश होकर मुझे बुलाया था। उसने सिगरेट झाड़ते हुए मेरे हाथ लिए। आप वादा कर चुके हैं कि मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं अपनी बात कह रहा था। आपकी ओर से सोचूं तो आपने ठीक ही किया है। भाई कोई औरत किसी को बुलाए और तारीफ करे और उसकी आंखें भी सुंदर हो तो आदमी सिर के बल जाएगा। इसमें आपका दोष नहीं मानता। वह रुक गया। वेटर आया तो उसने एक कॉफ़ी के लिए और कह दिया, फिर इत्मीनान से बोला, अब 2 साल की सुनिए। सच कहूँ
मैं भी एक औरत की आंखों पर ही मरा था। यह बात शायद उसे भी नहीं मालूम है, लेकिन शादी में कोई परेशानी नहीं हुई। इसके माँ बाप ने सोचा कि लड़का पैसे वाला है और शायद वह भी समझदार है कि उसने हाँ कह दिया। जो लगा मुझे वह यह कि इसका पहले किसी से प्रेम था। पति पत्नी के सारे धर्म निभाते हुए भी जिसे प्रेम कहते हैं वह हम लोगों के बीच से गायब था। मान लेता हूँ कि मेरी गलत फहमी रही हो, शायद उसका स्वभाव ही शांत बना रहने का हो, लेकिन यह बात कन्फर्म भी हुई है कि वह हमेशा उस अपने बीते हुए प्रेमी को खोजती रही है। वह चुप हो गया। मुझे ये लगा कि वह कुछ मुझसे चाह रहा है। उसकी आंखों में उदासी तैर आई। ऐसा लगने लगा जैसे वह मूलतः उदास आदमी है और उसकी उदासी का कारण उसकी पत्नी ही है। यह आपका व्यक्तिगत मामला है और मैं व्यक्तिगत मामले के बारे में कुछ कह भी कैसे सकता हूँ, लेकिन मेरा जितना भी आपकी पत्नी से थोड़ा सा परिचय है उसके आधार पर यह कह सकता हूँ कि वह आपका बहुत सम्मान करती हैं। यही तो रोना है जनाब। सम्मान पति का करती है, प्यार किसी और से। वैसे मैं क्या कहूँ? मैं दोनों हाथों को परेशानी से मसलता हुआ बोला था। अगर वैसा कुछ रहा भी होगा तो वह तो बीत गया, अब उसको लेकर परेशान क्यों होते हैं? परेशान नहीं हो रहा हूँ। उसने आगे झुककर मेरे कंधे छू लिए। शादी के बाद और शादी से पहले भी मेरे मन में तो ये बात भी कि उस खूबसूरत आंखों वाली को मुझे प्राप्त करना है। उसे प्राप्त करना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि अगर वे किसी की पत्नी भी होती तो भी मैं उसे छीन लाता, लेकिन उसे लाकर भी यह हालत है जैसे उससे मीलों दूर रहता हूँ मैं। वे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं तो कहता हूँ कि अगर प्यार था भी तो वह भावना थी और भावना चली गई, लेकिन उसके साथ तो उसके प्रेमी का प्रेत लगा हुआ है। उसने कभी नहीं कहा कि वह किसी और व्यक्ति की तलाश कर रही है, लेकिन मुझे हमेशा यह लगता रहा है कि वह उसकी खोज करती रही है। देखिए, अगर ऐसी बात है ही तो क्यों नहीं आप उससे सीधे सीधे बात कर लेते हैं? बात से कुछ नहीं होगा। वह हंस देती है कि वह व्यक्ति आप ही हैं। उसने रुमाल निकालकर गर्दन से पसीना पोंछ लिया। मैंने कुछ समझने की कोशिश की। जो मुझे लगा वह यह कि हो ना हो, इसे हमेशा पत्नी पर संदेह बना रहता है और इसकी बीमारी है शक। बहुत ही सदेवे शब्दों में मैंने बात शुरू की। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ और औरतों के बारे में मेरा ज्ञान शून्य के बराबर है। मैं तो यही समझता हूँ प्यार या शादी के संबंध कभी टूटते नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको व्यर्थ ही संदेह हो रहा हो? जी, उसने जोर से सांस छोड़ी। आपकी इस बात से कोई और बात कंफर्म हो रही है। मैं सोच ही रहा था कि इस तरह का वाक्य आप कितनी देर में बोलेंगे। मैं यह भी जानता हूँ आप पत्नी में दोष ढूंढने की बजाय मुझ में दोष ढूंढेंगे। आप इसे मेरे दिमाग का साइकोलॉजिकल डिफेक्ट भी कहेंगे। और यह भी जानता हूँ कि आप किसी मनोविद से मिलने की सलाह भी देंगे। आई एम सॉरी, मैं तो एक साधारण आदमी के ज्ञान से बात कर रहा था। मुझे आश्चर्य था कि वह मेरे मन की बात जान कैसे गया। वाकई वह ठीक ठीक यही वाक्य बोला था जो मैं बोलने जा रहा था। 2 साल में ये 3 बार हो चुका है। वह ताजी आई कॉफ़ी में चीनी घोलने लगा। पिछले दिनों बीबी को फ्रेंच सीखने की धुन सवार हुई थी। यह एक प्रोफेसर को ले आई। पढ़ाई क्या शुरू हुई कि मेरे सिर पर हथौड़े चलने लगे। वह करने लगा इसकी आंख की तारीफ। 1 महीने बाद यह हालत हो गई कि ये फ्रेंच में उससे कुछ कहे और मैं उल्लुओं की तरह सुनूं। मैंने यहाँ तक देखा कि दोनों घुल मिलकर हंसते। मुझे ये साफ लगा कि तह फ्रेंच सीखना एक बहाना है और मेरी पत्नी मुझे बेवकूफ़ बना रही है। वह निश्चित ही उसका प्रेमी रहा होगा, क्योंकि उसके लिए हमेशा कॉफ़ी बनाती रहती। वह ब्लैक कॉफ़ी पीता था। यह भी कहना चाहता हूँ कि उस प्रोफेसर के कारण श्रीमती जी बहुत प्रसन्न रहने लगी। आखिर मेरे सहन करने की भी हद होती है। एक दिन आज की तरह ही मैंने प्रोफेसर को रास्ते में पकड़ा
और यहीं ले आया। जरा देर मैंने बात की और उसकी घिघी बंध गई। मैंने यहीं उसका हिसाब कर दिया और कह दिया कि अब कभी मेरी तरफ मुंह मत कीजिए। वह था भी कायर आदमी। यह तो आप जाने, लेकिन अगर वही आदमी वह था तो फिर उन्हें बहुत क्रोध आया होगा। तो क्या मैं उसके क्रोध की परवाह करता हूँ? जो हो आखिर है वह मेरी जोरू। मैं उसे अगर जरूरत पड़ी तो भरे रास्ते चोटी पकड़कर घसीटूंगा। कॉफी का प्याला तो मैंने उठा लिया, लेकिन यह लग गया कि यह आदमी पूरा केस है और इसकी गिरफ्त से बच निकलना ही ठीक है। मैं कुछ बोला नहीं, चुप बुत बना रहा तो वही बोला। एक लेखक साहब फंस गए थे। पता नहीं किसी पर्चे में उनकी कहानी छपी थी और इसने उन्हें पत्र लिख दिया था। वे पत्र लिखते गए और एक दिन दिल्ली आ गए। वे रोज आते हैं और अपनी एक ना एक किताब मेरी बीवी को समर्पित कर जाते। यह उनका भी खासा स्वागत करती थी, यहाँ तक कि उनके लिए पान मंगवा कर रखे जाते रहे। तो क्या उस पर भी आपको शक था? जब वे कॉफी का घूंट मुंह में भर भर उसे निगल रहा था, मैं धीरे से बोल दिया, ये लेखक सब कमीने होते हैं। दूसरों की बहन बेटियों की तरफ ये अगर ना देखें तो खाना हजम नहीं होता इनका। वे गुस्से में बोल रहा था। आपके अनुभव हैं ये, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। तो आप क्या सोचते हैं? उसने कुछ इस ढंग से प्याला नीचे रखा कि मुझे गुस्सा हो आया। चाहता क्या है ये आखिर मुझसे? अगर इसकी बीवी को शौक है इससे उससे प्यार करने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इसने मुझसे कुछ कहा तो मैं सहन नहीं करूँगा। इस गुस्से से मुझ में खासा जोश आ गया। मैंने कॉफ़ी समाप्त की और सोचा कि अब इस पर सीधे सीधे वार करूँगा। देखिए, मुझे वैसे कुछ नहीं कहना। आपने अभी 2 किस्से सुनाए और आपकी बात से ये स्पष्ट हो गया है कि आप मुझे भी उस प्रोफेसर और लेखक की तरह ही रास्ते से हटाना चाहते हैं। यह आप क्या बोले जा रहे हैं? जो भी बोल रहा हूँ वे साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपकी पत्नी में मेरी कोई रुचि नहीं। अगर आप दोनों में से किसी एक की तारीफ करनी हो तो मैं आपकी पत्नी का प्रशंसक हूँ। वह निश्चित ही कला और साहित्य की समझ रखती हैं और यह जानती हैं कि कलाकार का सम्मान कैसे किया जाता है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उनसे मेरी पहचान हुई, लेकिन आपके मन में मेरे प्रति संदेह है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप लोगों का सुखी जीवन बिखरे। मैं पति पत्नी के बीच में कभी नहीं आना चाहता। कह दीजिए घर जाकर अपनी पत्नी से कि उस चित्रकार को भी रास्ते से हटा दिया है मैंने। ये कहते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। अपने आप से मुझे संतोष हुआ कि मैंने दोष का सारा टेबल उसी के ऊपर उल्टा दिया था, लेकिन मेरे वाक्यों से वे हतप्रभ हो गया। एक ही क्षण में वे उठा और कंधे पर दोनों हाथ दबाकर मुझे बिठाने लगा। पहले आप नीचे बैठिए। मैं नहीं बैठूंगा। नहीं नहीं, आपको बैठना होगा। मैं इस संत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने मुझ पर शक किया है। मैं चाहता तो इज्जत हतक का मुकदमा कर देता आप पर, और कुछ नहीं। आप जैसे साधारण आदमी के द्वारा इस तरह अपमानित होकर मैं आपको पीट भी सकता हूँ। मैं कोई कायर नहीं हूँ और अपराधी भी नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको कि अपनी पत्नी के बारे में जिससे तिससे पब्लिक प्लेस में इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं आप। मेरे इस वाक्य से वे कपकपा उठा। मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती हुई है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझ पर नाराज मत होइए। मैं बैठ गया, लेकिन गुस्से की थरथराहट गई नहीं। मैंने उसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा। मुझे दुख है कि आपको कष्ट पहुंचा। खैर, मैं अब कभी आपके घर नहीं जाऊंगा। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि घर कोई लठैत नौकर रख लीजिए जो उनकी रक्षा किया करे। आप गुस्से में हैं और मैं आपको बोलने से मना नहीं करूँगा, लेकिन घर जरूर आइए। एकदम अगर आपने आना बंद कर दिया तो मेरी मुश्किल हो जाएगी। इसमें मुश्किल की क्या बात है? मुश्किल तो है ही। वह यह समझेगी कि आपको मैंने आने से मना कर दिया है और प्रतिक्रिया यह होगी उस पर कि वे खुद आपको ढूंढने आपके घर पहुंच जाएगी। इससे तो और भी टेंशन पैदा होगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने मेज पर मुक्का मारकर कहा। यह तो स्पष्ट है कि आपको यह लगा कि मैं उसका प्रेमी हूँ। आपने मुझे गलत समझा। वे बहुत धीरे बोला। मुझे शक केवल इस बात का है
कि उसका वह प्रेमी कोई है जरूर, और मैं उसे ढूंढ लेना चाहता हूँ। होता है कि वह प्रेमी भी इतना सजग हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में ना आना चाहे। आप नहीं जानते हैं, अगर वे प्रेमी मिल जाए तो मैं क्या करता। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा जंगली भाव मैंने देखा। नाक के ऊपर की तितली उसके चेहरे को और भी कठोर बनाई दे रही थी। उसकी आंखों में गुलाबी डोरे भी थे। मुझे उस पर दया भी आई कि अपनी पसंद की लड़की से शादी की तो खुद ही नींद हराम कर ली। इसे हर आदमी की शक्ल उसके भूतपूर्व प्रेमी जैसी लगती है, और यह उसका खून करने पर उतारू है। मेरी ये खोज रुकेगी नहीं। मैं अपनी कोशिश भर यह चाहूँगा कि जैसे भी हो उसका पता चले। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वे हमेशा खिड़की से बाहर देखा करती है। आप पर मेरा संदेह अधिक पक्का इसलिए भी हुआ कि आप स्वभाव से अक्खड़ लगे हैं, लेकिन मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। आपका ये रंग ढंग देखकर अगर कभी असली आदमी सामने भी आया तो भाग होगा। इसमें भागने की क्या बात है। वे कह सकता है मुझसे कि मैं आपकी पत्नी का पहला प्रेमी हूँ। मैं हल्के से हंस दिया। उस समय वे व्यक्ति बहुत भोला लग रहा था। कहा मैंने, यानी वे मौत खुद बुलाए। वैसे क्या सोचते हैं आप, उस पर वार कर बैठेंगे छुरे चाकू से, या उसे किसी मुकदमे में फंसा देंगे? अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता किसी का खून किया भी जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? आपके पास कारण साफ है कि आपकी पत्नी पर वे नजर डाले हैं। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। सच मानिए, मैं इस तनाव से मुक्त होना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के मन में कोई और व्यक्ति है। हम लोग साथ खाते हैं, उठते बैठते हैं, प्यार करते हैं और सभी कुछ होता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मैं उस पर थोपा हुआ आदमी हूँ। वे किसी दूसरे आदमी में जितनी रुचि लेती है, उससे आधी रुचि भी मुझ में नहीं लेती। हम लोग अपने बेडरूम में भी दो दुश्मनों की तरह सोते हैं और जब तब छापा मारों की तरह एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। मेरे गुस्से से आपको कोई हमदर्दी ना हो, लेकिन मेरी समस्या के प्रति जरूर होगी। मेरा सुख चैन सब कुछ हराम है। मुझे हमेशा यह लगता रहता है कि मेरी पत्नी की आंखों में कोई और है। यह भ्रम होता तो मैं अपनी गलती भी मान लेता, लेकिन यह सच है। अपने आप से लड़ते हुए ही मैंने सोचा है कि किसी भी तरह उसे खोज लेना चाहिए। मैं उसके इस वाक्य से परेशान हुआ और यह लगा भी क्षण भर को कि जिसे हम चाहें और जिसके लिए कुछ उठा न रखें, उसे सहन करना बड़ा मुश्किल ही होता होगा, जो हमसे प्यार भी ना कर पाए। मैं धीरे से बोला, लेकिन उस व्यक्ति को खोजकर और उसका खून करके आप नई उलझनों में फंस जाएंगे। किसने कहा कि मैं उसका खून करना चाहता हूँ? उसका प्रेमी आकर केवल कह दे मुझसे कि मैं ही वह आदमी हूँ। वह बिल चुकाता बोला, मैं उसका सम्मान करूँगा और कह दूंगा कि तुम्हारी प्रेमिका मेरे पास है, तुम उससे अब शादी कर लो। मैं भी उसे ढूंढना नहीं चाहता कि उधर उसकी जिंदगी हराम, इधर मैं चैन से ना रह पाऊं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये जल्लाद आदमी ऐसी बातें सोच भी सकता है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी तरह सोचता हो। पहले मैं यही समझता था कि आपको वहम की बीमारी है। खैर, देर से सही, आप मुझे समझे तो। वह रुआसा होकर बोला, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन बुरा कभी नहीं रहा। मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे पति को पाकर वह क्यों किसी और का ध्यान करती है। वह उठते हुए बोला, क्या यही बात आप उसे समझा सकेंगे? एज अ फ्रेंड मैं आपका एहसान मानूंगा। देखिए, आप इनकार नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश की क्या बात है, आप कल दोपहर में आइए। उस समय मैं ऑफिस में रहूंगा। अगर आपकी बात उसने मान ली तो शाम को वह बदली हुई पत्नी होगी। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप उसकी गाड़ी तक गया और बोला, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे बस मिल ही जाएगी, लेकिन पहले वादा कीजिए, विश्वास मानिए, बाद में कभी उसका असली प्रेमी सामने आ गया तो भी मैं रास्ते से हट जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं आप? मैंने उससे जोर से हाथ मिलाया
और बोला, तो ठीक है, मैं कल दोपहर आपके घर जाऊंगा। उसने कार स्टार्ट कर ली, सिर बाहर निकालकर मुझसे ओके कहे और चला गया। मैं घर लौटते रास्ते भर मन ही मन रिहर्सल करता रहा कि कल उसके घर जाकर मुझे जो वाक्य बोलना है वह निर्भय होकर बोलूंगा। परिणाम फिर चाहे जो हो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।